न्यूजीलैंड में जब से भारतीय टीम पहुंची है, शानदार खेल भारतीय टीम ने दिखाया और पहले 3 वनडे मैच जीतकर सीरीज भी अपने नाम करी। लेकिन चौथे वनडे में ना विराट कोहली थे, ना महेंद्र सिंह धोनी थे और फिर टीम लड़खड़ा गई। सिर्फ 92 रनों पर टीम सिमट गई और न्यूजीलैंड ने आसान सी जीत दर्ज कर ली। आखिर भारत को 440 वोल्ट का झटका क्यों लगा? हमारे साथ हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट मनिंदर सिंह, उनके साथ हम बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से चौथे मैच में टीम इंडिया ने सरेंडर कर दिया। न्यूजीलैंड में टीम इंडिया का सरेंडर। विराट धोनी बगैर धुल गए धुरंधर। रोहित को लगा 440 वोल्ट का झटका। 92 रन पर ढेर हो गए हिंदुस्तानी शेर। टीम इंडिया को मिली सबसे शर्मनाक हार। हैमिल्टन वनडे में भारत की टीम 30.5 ओवर तक ही टिक पाई और पूरी टीम सिर्फ 92 रन पर ढेर हो गई। टीम इंडिया के 7 बल्लेबाज दहाई के आंकड़े तक भी नहीं पहुंच सके तो 2 बल्लेबाज अपना खाता भी नहीं खोल पाए। 21 रन के स्कोर पर भारत का पहला विकेट गिरा और उसके बाद 19 रन के अंदर 7 बल्लेबाज आउट हो गए, जिससे टीम इंडिया का स्कोर 7 विकेट पर 40 रन हो गया था। हैमिल्टन वनडे में टीम इंडिया को 8 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। न्यूजीलैंड ने 212 गेंद पहले ही जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया और ये गेंदों के अंतर के लिहाज से भारतीय टीम की सबसे बड़ी हार है। इससे पहले 2010 में श्रीलंका ने 209 गेंद पहले लक्ष्य हासिल कर टीम इंडिया को दूसरी सबसे बड़ी हार दी थी। आज जो भी मैच देखने के लिए सुबह उठा होगा, ये झटका था सबके लिए, भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए। जिस तरीके से भारतीय बल्लेबाज लड़खड़ाए, 92 रनों पर पारी सिमट गई, जो टीम इतने अच्छे रिदम में नजर आ रही थी, सब कुछ चेंज हो गया। मनी सर, क्या भारतीय टीम को महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली की कमी खल गई? क्या ऐसा हो गया एकदम से, हालात बदल गए? जो टीम बिल्कुल कहते हैं ड्राइविंग सीट पर थी, ऐसा लगा पंचर हो गई पूरी टीम। देखिए, विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी दोनों टीम में नहीं थे और उनके बिना ऐसा लग रहा था जैसे हेडलेस टीम है, क्योंकि रोहित शर्मा के ऊपर एक जिम्मेदारी थी जो कि उन्होंने ठीक से निभाई नहीं आज, क्योंकि उनको थोड़ा सा टिक कर खेलना चाहिए था, क्योंकि हमने देखा उनकी कैप्टनसी के अंडर बहुत बढ़िया रिकॉर्ड है इंडियन टीम का। लेकिन ऐसी कंडीशंस में हम पहले भी देख चुके हैं, जहां बॉल स्विंग होनी शुरू हो जाए इंडियन टीम को परेशानी हो जाती है। वो हमने इंग्लैंड की सीरीज में देख लिया था, टेस्ट मैचेस में भी देख लिया था, वनडे सीरीज में भी देख लिया था। सो ये एक डिपार्टमेंट ऐसा है जहां पर कि मेहनत करने की जरूरत है। जो कोचेस साथ में लगे हुए हैं उनको इस तरफ मेहनत करने की जरूरत है। ये जरूर है कि वनडे क्रिकेट में आपको बढ़िया बैटिंग पिचेस मिलती है, लेकिन ऐसी पिचेस भी मिलने वाली हैं और वर्ल्ड कप होना है इंग्लैंड में। सो इंग्लैंड में अगर इस तरह की सीमिंग पिचेस मिली और ये हालत रही बैटिंग टीम की, तो फिर बहुत परेशानी हो सकती है इंडियन टीम को। लेकिन मुझे लगता है कि ये एक ऐसा झटका है जो कि लगना भी जरूरी था, क्योंकि जिस तरह से जीत रहे थे कई बार आप कंप्लेसेंट हो जाते हैं, जो कि मुझे लगा इंडियन टीम हुई, क्योंकि जितने खराब शॉट्स खेलकर आज इंडियन टीम के बैट्समैन आउट हुए, पहले मैंने बहुत कम ऐसा देखा है। सर, डेप्थ है भारत की बल्लेबाजी में और कहा जाता है कि रिजर्व बेंच भी आपको यूज करनी थी। आपको सबसे ज्यादा गुस्सा किस पर आया? जिस तरीके से भारत के विकेट गिरे, जिस तरीके से देखे कि चहल टॉप स्कोरर हो गए, बाकी तो खिलाड़ी सिंगल डिजिट में इतने सारे खिलाड़ी आउट हो गए, सबसे ज्यादा गुस्सा आपको किस पे आया कि ऐसे विकेट नहीं फेंकना चाहिए था? और शुभमन गिल ज्यादा बड़ी पारी, क्योंकि डेब्यू था उनका, उन पे क्या कमेंट रहेगा आपका? आई थिंक ये एक बेहतरीन मौका था, उनका डेब्यू मैच था और बाकी सामने से सभी बैट्समैन आउट हो रहे थे, उन्हें टिक कर खेलना चाहिए था, थोड़े से रन्स बनाते तो एक कॉन्फिडेंस उनका भी बढ़ता, टीम मैनेजमेंट का भी बढ़ता, सिलेक्टर्स का भी बढ़ता जिन्होंने उन्हें इंडियन टीम में सिलेक्ट किया है। लेकिन गुस्सा नहीं, लेकिन मैं डिसअपॉइंट जो हुआ वो रायडू थे, जिस तरह की शॉट उन्होंने खेली, क्योंकि उस समय जरूरत थी एक पार्टनरशिप बनाने की। रवीश, ये जिस तरह की पिच थी यहां पर टिक कर खेलने की जरूरत थी, लेकिन इंडियन टीम ऐसा लग रहा था उसी मोड में थी कि बहुत बढ़िया पिचेस हैं, इनके ऊपर बैट चलाते रहेंगे तो आपके रन्स बनते चले जाएंगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि जैसे ही सीमिंग ट्रैक मिले आपको थोड़ा सा रुक कर खेलने की जरूरत है, और वो कहीं ना कहीं मुझे उसकी कमी, कमिटमेंट की कमी नजर आई इंडियन टीम में। सो किसी पर्टिकुलर खिलाड़ी से ऐसा कोई गुस्सा या नाराजगी नहीं है, लेकिन ओवरऑल जिस तरह से खेला जाना चाहिए था इस पिच के ऊपर, उस मूड में बिल्कुल नहीं लगी टीम। क्या कंप्लेसेंट थी? क्या मनी सर कंप्लेसेंट थी टीम इंडिया कि हम तो सीरीज जीत चुके हैं, 3-0 से हमने हराया है, तो वो एक कंप्लेसेंसी आ जाती है शायद टीम के अंदर कि ठीक है इजी, ज्यादा न्यूजीलैंड हमें टक्कर भी नहीं दे पाई है, क्योंकि देखा जाए तो डोमिनेटिंग क्रिकेट इंडिया ने खेली, न्यूजीलैंड कहां टिक पाई है। लेकिन इस मैच में तो तब्दीली हो गई सारी की सारी। बिल्कुल कंप्लेसेंट तो हो ही गई, इसमें कोई शक की बात नहीं है, क्योंकि इतने गंदे गंदे शॉट खेले हैं सभी खिलाड़ियों ने, और इस तरह की पिच के ऊपर जहां की टिक कर खेलने की जरूरत थी, जहां पर की कमिटमेंट दिखाने की जरूरत थी। और खास तौर से आपको पता है कि महेंद्र सिंह धोनी जो इंजरी की वजह से नहीं खेल रहे हैं, उनको थोड़ी हैमस्ट्रिंग में इंजरी है, विराट कोहली टीम में नहीं है। सो ऐसे मौकों को भुनाना मेरे ख्याल से बहुत जरूरी है। एक रायडू को भुनाना चाहिए था इस तरह का मौका। शुभमन गिल के पास ये बेहतरीन मौका था प्रूव करने के लिए, दिनेश कार्तिक के पास एक और मौका था। सो मुझे लगता है कि और जादव उनके पास एक मौका था, क्योंकि अच्छी पिचेस के ऊपर तो आप बना सकते हैं, लेकिन इस तरह की डिफिकल्ट पिचेस के ऊपर आप बना के अगर रन्स दिखाएं तो फिर वो जो कॉन्फिडेंस है टीम मैनेजमेंट का वो बढ़ता है कि हाँ हमारे पास ये भी क्षमता है।
केवल अच्छी पिचेस के ऊपर आप रन्स बनाएंगे और ऐसी पिचेस के ऊपर आप इस तरह से धराशायी हो जाएंगे तो फिर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला नहीं है। और वर्ल्ड कप जैसे मैंने पहले कहा, आपने इंग्लैंड में खेलना है जहां कंडीशंस कुछ लगभग इस तरह की होंगी। मनीष सर, लेकिन क्यों आखिर ऐसा भारतीय टीम के साथ क्यों होता है? क्योंकि हम बिल्कुल हाई पे रहते हैं, एकदम से लो पर आ जाते हैं। मुझे चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल भी याद आता है। पूरे टूर्नामेंट में भारत ने दमदार क्रिकेट खेली और लग रहा था कि यही टीम दावेदार है। एक मैच ऐसा आया जिसमें सारा आपका टॉप ऑर्डर, मिडिल ऑर्डर सब कुछ धराशायी हो गया और इस मैच में भी कुछ वैसा ही नजर आया, कोई टिक के खेल ही नहीं सका। तो ये ऑफ डे क्यों आता है भारतीय क्रिकेट में या भारतीय टीम में? ये ऑफ डे इसलिए आता है क्योंकि हमारी इंडियन टीम की जो डिपेंडेंस है वो पहले 3 बैट्समैन के ऊपर बहुत ज्यादा है। और वो 3 बैट्समैन में जब विराट कोहली वहां पर होते हैं, उनके ऊपर आप निकाल के देख लीजिए पिछले 2-3 साल की क्रिकेट, जब ये 3 इनमें एक बड़ी पार्टनरशिप होती है तभी इंडियन टीम आसानी से जीतती है, अदरवाइज मुश्किल हो जाता है। ये तो महेंद्र सिंह धोनी लय में आए हैं तो उन्होंने कुछ मैचेस हमें हाल ही में जिताए और वो फिनिशर वाला टैग जो उनके लिए उनको बोला जाता है वो उन्होंने प्रूव किया है। अदरवाइज टॉप 3 अगर आपके नहीं करते हैं तो आपका मिडिल ऑर्डर स्ट्रगल करने लगता है, क्योंकि उनको नई बॉल के सामने जब बैटिंग करनी पड़ती है और बॉल स्विंग हो रही होती है, उनको समझ नहीं आती क्या करना। जी हाँ, बिल्कुल मनीष सर, आपने वाजिब यहाँ पे सवाल उठाया कि मिडिल ऑर्डर, उसकी परेशानी तो जस की तस बनी हुई है, खासकर अगर इस मैच को हम देखें। और अगर इसी तरीके का हाल मिडिल ऑर्डर का रहा तो आप रिजर्व बेंच को आजमाने की बात कर रहे थे। आप कह रहे थे कि नहीं, डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए ज्यादा टॉप 3 पर, लेकिन मिडिल ऑर्डर वो क्रैम्प कर जाता है, वो कहीं ना कहीं अस्थिर हो जाता है जब विराट कोहली, शिखर धवन या रोहित शर्मा के बल्ले से रन नहीं निकलते। देखिए रिपोर्ट। वर्ल्ड कप की तैयारियों की खुली पोल, हैमिल्टन में टीम इंडिया का बज गया ढोल। बल्लेबाजों ने बढ़ाई विराट टेंशन, मिडिल ऑर्डर ने तोड़ा विराट भरोसा। सर, एक मैच आपका सारा टूर्नामेंट खराब कर सकता है। चैंपियंस ट्रॉफी की तो यही यादें हमारे साथ हैं, लेकिन क्या मिडिल ऑर्डर पे अभी भी उतना भरोसा नहीं? अगर धोनी नहीं है और टॉप 3 में अगर विराट कोहली नहीं है तो शायद मिडिल ऑर्डर खस्ता हाल हो जाता है भारत का। खास तौर से इस तरह की कंडीशंस में जब बॉल स्विंग होनी शुरू हो जाए, अगर बॉल स्विंग नहीं हो रही है, स्पिन नहीं हो रही है, फिर इतनी परेशानी नहीं होती, क्योंकि हमारे बैट्समैन आदी हैं प्लासिड विकेट्स के ऊपर खेलने के, जहां की पाटा विकेट जिसे बोला जाता है, जहां की बॉल अच्छी तरह से बैट के ऊपर आती है। लेकिन थोड़ी सी बॉल शरारत करने लगे तो फिर इनको शरारत फिर भारत के मिडिल ऑर्डर के साथ हो जाती है, और जैसा कि हमने हैमिल्टन में भी देखा। चलिए, डेव रिचर्डसन, उनका क्या कहना है कि भारत और पाकिस्तान का मैच जो 2020 का T20 वर्ल्ड कप होगा उसमें क्यों नहीं रखा गया? क्या कह रहे हैं डेविड रिचर्डसन, आईसीसी के सीईओ, वो सुनाते हैं। We find if Pakistan happen to be in the same group as India, it works out well, we'll go with that. Obviously, the world likes to see the two teams playing against each other. In this case, however, again, the rankings were used as the basis for allocating the teams in the groups. In this case, Pakistan were number 1 in the rankings at the cutoff date and India number 2. So if you're going to maintain the integrity and the credibility of the group, of the groups, we found no credible way of putting them in the same group, and therefore they are in separate groups. Hopefully, from a world perspective, they will meet in the semi-finals or the final.